हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मीन जीओसी को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ में वो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलिए उन तकलीफों को दूर करते हैं और चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा जीओसी के अंदर वो है बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड ब्रेकिंग। कहने का मतलब बॉन्ड का टूटना। तो क्या कहानी है कि ईच ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग ऑब्लिक बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमिना। कहने का मतलब हर एक जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसके अंदर बॉन्ड का बनना या बॉन्ड का टूटना दोनों शामिल होते हैं। तो किस तरीके से, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था और सी और डी के बीच में भी बॉन्ड बना हुआ था, तो क्या इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की होगी और रिएक्शन करके इन्होंने नया बॉन्ड बनाया होगा। कहने का मतलब यहां का बॉन्ड भी टूट गया होगा और यहां का बॉन्ड भी टूट गया होगा। तो अगर बॉन्ड टूटते हैं तो क्या नए बॉन्ड ए सी बन सकता है, और अगर ए सी बनेगा तो दूसरा बॉन्ड क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा। तो यहां से क्लियर होता है कि हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों शामिल होते हैं। तो कहा यह गया है देयर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। हम यहां पर बात कर रहे हैं बॉन्ड के टूटने की। तो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है, बॉन्ड का जो फ्यूजन है, वो दो तरीके से पॉसिबल है। तो चलिए क्या किस तरीके से पॉसिबल है। सबसे फर्स्ट जो है वो है होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन का नॉर्मली अगर वर्ड देखें, होमोलाइटिक का मतलब है इक्वली तरीके से। होमो मीन्स इक्वली। इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का मतलब इस टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स, so that electrically neutral intermediate radicals are obtained। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या है कहानी कि सपोज दैट ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था। तो एक बात बताइए कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। और ये जो बॉन्ड बना हुआ था और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको कहा गया है क्या, बॉन्ड पेयर। क्या है ये बॉन्ड पेयर है। क्या है ये, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्यों है, क्योंकि ये अभी पेयरिंग में है, ये दोनों साथ हैं, तो पेयर होने की वजह से इसका नाम है बॉन्ड पेयर। क्लियर। कहने का मतलब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, इसलिए इसको बॉन्ड पेयर कहा गया है। क्लियर। अगर ये बॉन्ड पेयर इक्वली ब्रेक हो जाते, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाता है। इक्वली का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। अच्छा, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हो सकता है ऐसा होने का क्राइटेरिया है कि जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होना चाहिए, ए और बी का लगभग 0 होना चाहिए। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। लगभग आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कब, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लगभग 0 हो। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और बी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन आया है ये क्या है, इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया है इसको, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है पर पेयर में ना रहा तो अनपेयर हो गया है। क्लियर। क्या है ये, पेयर में ना रहा तो अनपेयर हो गया है। पहले ये बॉन्ड पेयर था क्योंकि बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए बॉन्ड पेयर था। अब इलेक्ट्रॉन तो है पर पेयर में नहीं है, इसलिए अनपेयर नाम हो चुका है। क्लियर। तो क्या है, तो ये जो स्पीसीज बनी है, ए पे इलेक्ट्रॉन, बी पे इलेक्ट्रॉन, इन स्पीसीज को कहा जाता है क्या, फ्री रेडिकल। क्या कहा जाता है इनको, फ्री रेडिकल। आपको
यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो फिलहाल ये दोनों की दोनों कैसे हैं, ये न्यूट्रल हैं। क्या हैं ये दोनों के दोनों? न्यूट्रल स्पीसीज। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल स्पीसीज। तो मैंने लिखा हुआ है इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स। जो बॉन्डिंग एटम्स थे ए और बी, उनके बीच में क्या हो गया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिस वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इंटरमीडिएट रेडिकल्स आर ऑब्टेन्ड। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर? इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब पूरी तरीके से न्यूट्रल स्पीसीज हमें यहां पर मिल गई है। तो होमोलाइटिक फिजन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? चलिए आगे और आगे बढ़ते हैं। अगला जो फिजन है वो है हेट्रोलाइटिक फिजन। नाम से ही क्लियर हो रहा है। हेट्रोलाइटिक मींस इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली तरीके से नहीं होने वाला है, अनइक्वली होने वाला है। इन सच काइंड ऑफ रिएक्शन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो किस तरीके से होगा डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए ध्यान से। कहानी है कुछ ऐसी कि ए और बी के बीच में बना हुआ है एक बॉन्ड। क्या बना हुआ है? एक बॉन्ड। फिर वही एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? दो इलेक्ट्रॉन से। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, किसमें? बॉन्ड में। तो इसे कहा गया है बॉन्ड पेयर। क्या कहा गया है इसको? बॉन्ड पेयर कहा गया है। तो ये अनइक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कहने का मतलब हम समझ लेते हैं कि डिफरेंस इक्वल नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा? ये खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, ए पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि ए पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और कहां से आए हैं? बी से। क्लियर? तो बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और ए के पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो ए जो बना है उसे कहा गया है एनायन। क्या है ये? एक एनायन। और बी जो है वो है एक केटायन। क्लियर हुआ कहानी? क्या है? एक एनायन और ये है एक केटायन। क्लियर? चलिए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए के पास जैसे इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है? दो इलेक्ट्रॉन से। कहने का मतलब ये क्या है? ये है एक लोन पेयर। क्या है? ये एक लोन पेयर है। क्या है ये? लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर क्यों नाम दिया गया? बॉन्ड पेयर क्यों नाम नहीं दिया गया? देखो ध्यान से। पहले मैंने क्या कहा था? बॉन्ड पेयर का मतलब था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बॉन्ड पेयर है। आज जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो बॉन्ड में ना रहा तो क्या हो जाएगा? लोन पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लोन पेयर हो जाएगा। तो जो लोन पेयर वाली स्पीसीज है वो है एनायन और बी पे जो प्लस है वो है केटायन। तो अगर यही माइनस चार्ज किस पे होता? कार्बन पे होता। किस पे होता? कार्बन पे। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहां CH3, यहां पे CH3 होता और इनका जो फिजन है वो कैसा हो जाता? हेट्रोलाइटिक तरीके से हो जाता। क्लियर? अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 0 है। पर हेट्रोलाइटिक हो सकता है, उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन हम धीरे धीरे समझेंगे। तो फिलहाल आप इतना सा समझे कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और इनका हेट्रोलाइटिक फिजन हो जाता है। तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन किसी भी एक तरफ मूव कर जाते हैं तो यहां CH3 प्लस आ जाएगा और यहां CH3 माइनस आ जाएगा। सच एन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो बताइए CH3 प्लस को क्या नाम देंगे? CH3 प्लस को कहेंगे कार्बन पे केटायन, तो कार्बो केटायन। क्लियर? क्या हो जाएगा? चलिए देखो ध्यान से कि कुछ इस तरीके से कि अगर बॉन्ड टूटता है इस तरफ तो यहां क्या आ जाएगा भाई? यहां आ जाएगा नेगेटिव। यहां क्या आ जाएगा? नेगेटिव। दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव। तो इसे कहा जाएगा कार्ब एनायन। दिस इज द कार्ब एनायन, क्योंकि माइनस है, माइनस को एनायन नाम दिया था, पर आज ये कार्बन पर है तो इसे कार्ब एनायन नाम देंगे। ये केटायन कार्बन पर है तो दिस इज द कार्बो
केटायन। क्लियर है कहानी? एक कार्बो केटायन, एक कार्बो एनायन। अगर उसी तरीके से जो रेडिकल होता वो किस पर होता? वो होता कार्बन पर, CH3 रेडिकल। तो इसे क्या नाम दिया जाता? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या नाम दिया जाता है इसको? कार्बन फ्री रेडिकल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि सर हम कैसे पता लगेगा कि कब होमोलाइटिक होगा, कब हेट्रोलाइटिक होगा, किस तरीके से हम इन्हें पहचानेंगे? क्लियर? तो चलिए, बहुत आसान है किस तरीके से इनको पहचानना है। तो मैंने यहां लिखा हुआ है, एक तरफ होमोलाइटिक, एक तरफ हेट्रोलाइटिक की कंडीशंस। चलिए, क्या है कहानी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं होमोलाइटिक की, तो होमोलाइटिक के अंदर क्या बनता है? न्यूट्रल स्पीसीज बनता है। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो न्यूट्रल स्पीसीज बनती है उनके लिए हेल्प करता है कौन? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन हेल्प करता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। दैट मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन भी हो सकता है। कौन हो सकता है? बेंजीन। CCl4 भी हो सकता है। ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर का मतलब है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और जो स्पीसीज बन रही है उस पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो कहने का मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो उसी को हेल्प करेगा जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। तो हेट्रोलाइटिक के अंदर कौन हेल्प करेगा? हेट्रोलाइटिक के अंदर हेल्प करेगा पोलर सॉल्वेंट। कौन हेल्प करेगा? पोलर, जिसके पास चार्ज होगा, लाइक वाटर। वाटर के पास चार्ज होता है, लाइक HCl, लाइक एसिड। क्लियर? कुछ भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, जो भी पोलर सॉल्वेंट है वो सब हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन, जो होमोलाइटिक फ्यूजन होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है? हाई टेम्परेचर। अच्छा, अब आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आ गया कि सर हाई टेम्परेचर को कैसे पहचानेंगे? तो हाई टेम्परेचर की स्पेशल कंडीशन है भाई। हाई टेम्परेचर के लिए हीट भी आपको गिवन हो सकता है, या फिर आपको सनलाइट भी गिवन हो सकता है। सनलाइट मीन्स H न्यू। क्लियर है कहानी? तो इसी तरीके से ये लो टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। हेट्रोलाइटिक के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको होमोलाइटिक फ्यूजन करवाना हो तो आप क्या देखें? नॉन पोलर सॉल्वेंट देख सकते हैं, हाई टेम्परेचर देख सकते हैं। हेट्रोलाइटिक करवाना हो तो पोलर सॉल्वेंट देखें या लो टेम्परेचर देखें। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। कुछ एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे होंगे। Cl सामने क्या है? हीट। हीट का क्या मतलब है? होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, Cl पे रेडिकल, Cl पे रेडिकल। क्लियर है कहानी? CH3Cl। अच्छा, सामने कुछ गिवन है क्या? नहीं है। नहीं है तो हमेशा क्या कराना है? वाटर मानना है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेना है। तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की, क्योंकि डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। मैंने कहा था A B से ज्यादा हो सकता है या B A से ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, CH3 प्लस बन जाएगा और Cl क्या बन जाएगा? माइनस। अगला क्या दिया हुआ है सामने? वाटर विद हीट। अगर वाटर आ गया है तो हीट का कोई रोल नहीं होगा, हीट ज्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा? बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और साथ में Cl माइनस बनेगा। अरे वही क्वेश्चन पर हीट दिया हुआ है, इस बार सॉल्वेंट नहीं है तो हीट दिया है, तो क्या हो जाएगा? होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा, रेडिकल Cl रेडिकल। क्लियर है कहानी? चलिए अगला, फिर से हीट विद सनलाइट क्या हो जाएगा? होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां पे भी रेडिकल और बिहार पे भी रेडिकल। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो हमने यहां से क्या पढ़ा? होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक से हमें 3 चीजें समझ में आई। क्या क्या? एक तो कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, एक कार्बोकेटायन बनता है और एक कार्बो एनायन बनता है। तो इन तीनों को कहा जाता है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की बात हम यहां पर करने वाले हैं। इंटरमीडिएट मींस शॉर्ट लिविंग स्पीसीज। एक ऐसी स्पीसीज जो बहुत कम टाइम के लिए बनती है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए आज इन तीनों का कंपैरिजन हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या? कार्बो केटायन मीन्स CH3 प्लस। अगला ले लेता हूं मैं कार्बन फ्री रेडिकल, दैट मीन्स CH3 रेडिकल। अगला ले लेता हूं मैं क्या? कार्ब एनायन, दिस इज द कार्ब
एनायन दैट मीन्स CH3-। तो चलिए इन तीनों का कंपेरिजन हम करते हुए चलेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर बात करें किसकी, कार्बोकेटायन की, तो चलिए कार्बोकेटायन किस तरह का नेचर होता है कार्बोकेटायन का, तो आप देखेंगे कि जो कार्बोकेटायन होता है वो एक तरीके से क्या है, ट्राईवैलेंट है। क्या है वो, एक तरीके से ट्राईवैलेंट, क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो दिस इज द ट्राईवैलेंट। क्लियर। अच्छा, कार्बन फ्री रेडिकल इज ऑल्सो ट्राईवैलेंट, क्योंकि इससे भी 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं। अच्छा, ये भी ट्राईवैलेंट है, इसकी भी वैलेंसी 3 है क्योंकि 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं। क्लियर है कहानी। चलिए, अच्छा मुझे बताओ कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्लियर। अच्छा, कार्बन फ्री रेडिकल का ऑक्टेट भी क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर कार्ब एनायन की बात की जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस पे माइनस आता है 8 इलेक्ट्रॉन से, 3 तो बॉन्ड के, 3 तो बॉन्ड पेयर वाले और एक लोन पेयर। दैट मीन्स ऑक्टेट जो है इसका वो कंप्लीट है। क्या है इसका ऑक्टेट, कंप्लीट। चलिए, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो हाईली स्टेबल होगा या अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। दिस इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल। क्या हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, कार्ब एनायन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा ये स्टेबल है, पर ये स्टेबल नहीं है, ये भी हाईली अनस्टेबल है। क्यों? तभी तो ये इंटरमीडिएट है। अगर ये स्टेबल होता तो ये इंटरमीडिएट क्यों होता? ये भी क्या है, हाईली अनस्टेबल। जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं भाई, हाईली रिएक्टिव होते हैं। दिस इज द हाईली रिएक्टिव। क्लियर है कहानी। दिस इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव। आया समझ में? क्लियर। अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो चलिए क्या है कहानी। अच्छा, इसके पास जो लोन पेयर है, क्लियर। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड पेयर की। लोन पेयर के पहले इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, अरे 3। इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। अच्छा, इसके बाद लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है ही नहीं, 0। लोन पेयर है ही नहीं, 0। इसके पास है लोन पेयर 1। अच्छा, यूपी कितने हैं, यूपी बोले तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक ही के पास था, वो था रेडिकल। अच्छा, इसके पास अनपेयर कितने हैं, 0। इसके बाद लोन पेयर, अनपेयर है ही नहीं। अच्छा बताइए, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से हो जाएगा, sp2। इसका भी क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। जबकि इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका हो जाएगा sp3, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्लियर। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने की वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी भी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। अच्छा, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी पिरेमिडल। क्या हो जाएगी इसकी, पिरेमिडल। तो क्या हम ज्योमेट्री भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। किस तरीके से बनेगी इसकी ट्राइगोनल ज्योमेट्री, देखो इधर ध्यान से, H H H एंड दिस इज द H। यहां आ जाएगा केटायन, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये प्लस यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इसकी ज्योमेट्री बन चुकी है। अच्छा, इसका क्या आ जाएगा, इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो ध्यान से, ये रेडिकल और ये कुछ ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से इसकी बन जाएगी। अच्छा, इसकी पिरामिडल है तो H H H एंड दिस इज द H। ये है इलेक्ट्रॉन्स, इस पे बैठा है माइनस। क्या बैठा हुआ है इस पे, माइनस, जिसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये बॉन्ड की जगह है लोन पेयर, यहाँ पे क्या है -H। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा पिरामिडल। तो इन तीनों का कंपैरिजन हो चुका है। क्या हो चुका है, इन तीनों का ये कंपैरिजन हो चुका है। तीनों इंटरमीडिएट हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम किसके अंदर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जीओसी का वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है।
एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, मूवमेंट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट के अंदर हमें 4 इफेक्ट पढ़ने हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। उसी तरीके से जो टेम्परेरी है उसके अंदर 2 इफेक्ट आते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक। स्टूडेंट जान के अच्छा लगेगा कि टेम्परेरी जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, नीट के कोर्स में टेम्परेरी इफेक्ट नहीं आते हैं, सिर्फ परमानेंट को हमें यहां पर पढ़ना है। क्लियर? तो 1 बाय 1 हम सबको लेते हुए चलेंगे। तो आज हम इंडक्टिव की बात करने वाले हैं। तो इंडक्टिव, रेजोनेंस, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन को शॉर्ट में आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, एम इफेक्ट और एच इफेक्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहला इफेक्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, किसकी वजह से? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, उसे कहा जाता है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए, और समझ में आएगा, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है कहानी? देखो ध्यान से। हमने क्या ले लिया है? एक कार्बन चेन ले लिए, कार्बन 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 एंड दिस इज द कार्बन। ये एक कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है X। सपोज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। कहने का मतलब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जो X है क्या वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है कौन? X, तो X के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, कार्बन पे क्या आ जाएगा? कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, इसने पास वाले को कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, तो क्या पास वाला कहेगा बिल्कुल ले लीजिए आप? तो क्या इस पे भी प्लस आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? प्लस आया। क्लियर? जैसे प्लस आया, प्लस आते ही इसके पास भी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। तो जैसे ही कमी हुई, इसने पास वाले को कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? फिर से इलेक्ट्रॉन प्लस आ चुका है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके थ्रू हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम दिया गया है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। अब ये क्या कहेगा? पास वाले को कहेगा। पर एक बात बताओ, क्या धीरे 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 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो फाइनली क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से जीरो होते चले जाएंगे और लास्ट में जो हाइड्रोजन है उसके रेस्पेक्ट में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे? राइट साइड में आ जाएंगे। अगर राइट साइड में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं मतलब हम इस इफेक्ट को आगे कंसिडर नहीं कर सकते, इसे हमें नेग्लिजिबल करना ही पड़ेगा। तो कहा यह जाता है कि आफ्टर थर्ड कार्बन इस इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताइए कि जो यहां पर ये ग्रुप लगा हुआ है कौन? X। ये X जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रोल प्ले करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसे इफेक्ट को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पार्ट लेता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है कोई भी ग्रुप, उस इफेक्ट को कहा जाता है क्या? माइनस आई इफेक्ट। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट। जो जिस इफेक्ट के अंदर ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता हो उसे माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या कि हमने एक और कार्बन चेन बना ली। हमने क्या बना ली है? एक और कार्बन चेन बना ली है और ग्रुप लगा दिया है Y। आज जो है वो कुछ कहानी कुछ ऐसी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी? Y की, वो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से।
मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज ज्यादा हो चुकी है किससे, वाई से। कहने का मतलब कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन, क्या आएगा माइनस, ग्रुप पे क्या आ जाएगा प्लस। जैसे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पा रहा है, वो पास वाले को कहेगा भाई तुम ले लो। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पे भी माइनस आ जाएगा। अच्छा, ये जितना माइनस उस पे था उसमें से कुछ इसने इसको दे दिया, तो इससे भी नहीं संभल रहे हैं तो ये इसको दे देगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर क्या आपको पता लगा कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर थे उससे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर थे उससे कुछ इधर गए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या पता लगेगा कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्या हो चुके होंगे, जीरो हो चुके होंगे, नेग्लिजिबल हो चुके होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर थर्ड कार्बन इस इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। एक सिंपल सी बात मैं कहूं तो कह सकता हूं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब चाहे वो माइनस आई इफेक्ट हो चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे सर प्लस आई माइनस आई कहां से आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का है, एक प्लस आई एक माइनस आई। प्लस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है। कहने का मतलब ये जो ग्रुप है आज किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो है कि नहीं है। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है और जिस इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आते हैं उसे कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने वाला और माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। मतलब प्लस आई के अंदर वो ग्रुप आएंगे जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और माइनस आई के अंदर वो ग्रुप आएंगे जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्लियर है, दे सकते हैं मतलब डोनेटिंग वाला, ले सकते हैं मतलब विड्रॉइंग वाला। कौन देगा, जिसके पास ज्यादा होंगे, कौन लेगा, जिसके पास कम होंगे। क्लियर है कहानी। तो हमने कुछ पॉइंट्स यहां पर क्लियर कर लिए हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसके अंदर जो सबसे लास्ट वाला हाइड्रोजन है उसके रेफरेंस में बात की जाती है कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं। क्लियर। पर इफेक्ट दोनों के अंदर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये एक तरह का वीक इफेक्ट है। क्यों है वीक इफेक्ट, आपको कुछ क्लियर हुआ क्यों है वीक इफेक्ट। क्यों, क्योंकि आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्ड को डिस्प्लेस कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड एक टाइट बॉन्ड माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अगर आप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इतना आसान नहीं है स्टूडेंट्स खींचना। इसीलिए यहां पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ पार्शियली चार्ज आ रहा है। अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचते बॉन्ड से और बॉन्ड टूट जाता तो कंप्लीट चार्ज आता, पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चार्ज नहीं आ रहा है। मतलब बॉन्ड इतना वीक नहीं है, बॉन्ड स्ट्रांग है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो पार्शियली चार्ज आएगा, और पार्शियली चार्ज आएगा तो इसका मतलब है इफेक्ट वीक है, स्ट्रांग नहीं है। क्लियर है कहानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किसके साथ, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नोट पॉइंट। ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है, ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। यहाँ पर जो रेफरेंस है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाया गया है। क्लियर, ये सब पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ये डिक्रीज होता जाता है, और आफ्टर थर्ड कार्बन इसे क्या मान लिया जाता है, नेग्लेक्ट मान लिया जाता है। ये किस में ऑपरेट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऑपरेट होता है। ठीक है। इट इज अ वीक इफेक्ट। क्यों है वीक इफेक्ट, क्योंकि इट डिस्प्लेस टाइटली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड। इसीलिए पार्शियल चार्जेस क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है कहानी। चलिए, ये दो तरह का है, एक प्लस आई एक माइनस आई। तो चलिए पता लगाते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो चलिए, प्लस आई का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और देगा वही जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो कौन कौन दे सकता है, देखो ध्यान से, मैं यहां पर वन बाय वन लिखने वाला हूं। सबसे पहले है CS2 माइनस। जो CS2 माइनस है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर, सबसे ज्यादा इफेक्ट है इसका। इससे कम होता है NH माइनस का, इससे भी कम होता है O माइनस का, और इससे भी कम होता है CO2 माइनस का। अच्छा, सब पे माइनस है, पर ये ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ, ये ऑर्डर डिसाइड कैसे हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन रखता है, कार्बन। फिर कौन रखता है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर दो ऑक्सीजन।
क्लियर है कहानी। तो सबसे पहले आ जाएगा जो पोलर होगा, जिनके पास चार्ज होगा वो सबसे पहले आ जाएंगे। इसके बाद आएगा वो जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO2 माइनस, एंड दिस इज द 3 डिग्री कार्बन, दिस इज द 3 डिग्री। उसके बाद है 2 डिग्री, इसके बाद कौन है 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद कौन है 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद कौन है मिथाइल, मिथाइल के बाद कौन है T, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, और लास्ट में रेफरेंस हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO2 माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल, TDH। क्लियर। ये सब ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है या कार्बन के बराबर होती है। क्लियर। इनके ऊपर तो माइनस है, इनके ऊपर तो क्या है माइनस। तो अगर इनके ऊपर माइनस है तो ये तो साफ साफ क्लियर हो रहे हैं कि ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। और रही बात इनकी, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इक्वल है, इसीलिए प्लस आई ग्रुप में रखे गए हैं। क्लियर। चलिए उसी तरीके से हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं। माइनस आई का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसके पास कमी होगी, जिसके पास प्लस चार्ज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस कैटेगरी में रखेंगे किसको, NF3 प्लस को। इससे कम होता है कौन NR3 प्लस, इससे भी कम होता है कौन NH3 प्लस। क्लियर। ये तो सब पोलर हो गए। अब न्यूट्रल, न्यूट्रल की बात करें तो NO2 आ जाएगा। नाइट्रोजन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद CN आएगा। CN पीछे क्यों आया, क्योंकि पहला एटम नाइट्रोजन था यहाँ पर, और यहाँ पर पहला एटम कौन है कार्बन। तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने की वजह से पीछे है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा खींचेगा। क्लियर। Cl, CN के बाद COOH। COH इससे पीछे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर sp कार्बन था, यहाँ पर sp2 कार्बन है। तो sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2। क्लियर। इसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। क्लियर। फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर। चलिए इसके बाद हम COOR को ले सकते हैं। COR इन चारों से भी कम होता है। R का मतलब है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और आपको पता है एल्काइल ग्रुप, अभी हम पढ़ के आए हैं, एल्काइल ग्रुप प्लस आई शो करते हैं। तो जहां प्लस आई ऐड हो गया वहां माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद OR, इसके बाद OH। ठीक। इसके बाद NH2। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन नाइट्रोजन, तो इस वजह से ये पहले है, नाइट्रोजन बाद में है। ठीक। C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आ चुका है नाइट्रोजन के बाद कौन कार्बन, और इसके बाद आ चुका है बेंजीन। अच्छा बेंजीन में भी कार्बन है, पर ये इससे पीछे है। बेंजीन इससे पीछे है। क्यों पीछे है, क्योंकि यहाँ कार्बन है sp, जबकि यहाँ पर है sp2। sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, इसलिए वो पीछे है। फिर CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ 3 पाई बॉन्ड थे, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है, तो ये पीछे आ जाएगा। और एटलीस्ट हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्लियर हुई कहानी। तो ये ऑर्डर हमारा हो चुका है। तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर फॉर फॉलोइंग। इनका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन है 3 डिग्री। सबसे पहले कौन है भाई, ये 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और ये है 1 डिग्री मिथाइल। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होता है प्लस आई, इसी का होता है। ठीक। देखो ध्यान से, यहां पर कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ 4 नंबर ऑफ कार्बन थे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ ज्यादा है तो इसका ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। अच्छा सी कॉमन है, T3 TDH, तो T का प्लस आई ज्यादा हो जाएगा। अच्छा यहाँ 3 D है, यहाँ 2 D है, यहाँ एक ही D और यहाँ D है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कार्बन सेम, पर यहाँ तीनों जगह मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ CD3 यहाँ CT3, तो सिंपल सी कहानी TDH। अच्छा यहाँ तीनों जगह मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ एक जगह D3 आ रहा है, यहाँ 2 D, यहाँ तीनों D, तो सबसे अच्छा कौन DH।
क्लियर। इनमें हमने क्लियर किया था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है राइट माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर फॉर फॉलोइंग। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। तो माइनस आई इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की ज़्यादा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक पीरियड के एलिमेंट है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की। तो माइनस आई भी किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन की। फिर OH फिर NH2। अच्छा इधर देखो ध्यान से, कार्बन CH कॉमन है, कौन है बाद में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो किसकी ये ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की। तो माइनस आई किसका ज़्यादा होगा, इसी का ज़्यादा होगा। अच्छा यहाँ पे कार्बन sp, यहाँ पे sp2, यहाँ पे भी sp2, पर यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है। सबसे अच्छा कौन, ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर। अच्छा कार्बन कार्बन सेम, sp सेम। तो फिर कौन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, नाइट्रोजन और कार्बन। कौन ज्यादा En रखता है, नाइट्रोजन। तो यही तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसी का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। चलिए अच्छा यहाँ sp और यहाँ है sp2, तो क्लियर है कहानी। sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, तो ओवरऑल अगर इसकी देखी जाएगी तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्लियर। तो Cn sp, यहाँ sp2 और ये तो न्यूट्रल एटम है, तो सिंपल सी बात सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने आज इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। हमने प्लस आई के बारे में जाना, हमने माइनस आई के बारे में जाना। प्लस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वही डोनेट करेगा। और माइनस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, विड्रॉ वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडक्टिव की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इंडक्टिव की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं पर हम एंड करते हैं और हम आगे आपके सामने लेक्चर लाएंगे किसका, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।